आज की ऑनलाइन टीचिंग पे सोशल साइंस की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मीनू है। मैं राजकीय हाई स्कूल कोचावली में असिस्टेंट टीचर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वीक से हम मॉडल पेपर 2024 और 25 के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक आज भी हम वैसा ही करेंगे। हमने जो पहला पार्ट लिया था वो था लॉन्ग क्वेश्चन से। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमने अभी तक 2 पार्ट्स जो थे हमारे, एक इतिहास का और एक नागरिक शास्त्र का, उनके 4 क्वेश्चन आंसर पर हमने डिस्कशन किया था। और ये हमने इसमें देखा था कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को हम जो है वो शॉर्ट तरीके से आसानी से उनके उत्तर को लिख सकते हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे अर्थशास्त्र से और रहेंगे आपके भूगोल विषय से। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे आपस में वो रहेंगे भूगोल विषय के ये प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो मिट्टी से मृदा अपरदन से संबंधित है, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। हमारा प्रश्न ये था कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं और मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपको समझने में आसानी रहे इसके लिए मैं जो है ये प्रश्न वापस से जो है बोर्ड पर लिख रही हूँ। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनका आंसर भी शॉर्ट हो सकता है। तो अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप भी अपनी नोटबुक निकालिएगा और क्वेश्चन आंसर को जो है वो लिखिएगा। बेटा थोड़ी सी साइड हो जाओ, इसके पीछे आप भी इधर हो जाइए और इधर हो जाइए, कॉर्नर पे आ जाइए। नोटबुक निकालिएगा और नोट कीजिएगा। प्रश्न है हमारा कि मृदा अपरदन हम किसको कहते हैं। तो मृदा अपरदन किसको कहते हैं, इसको जानने से पहले मैंने ये भी बताया था आपको कि मिट्टी किसको कहते हैं। मृदा अपरदन के भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हम पहली बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि मृदा अपरदन को जानने से पहले, मृदा अपरदन तो एक प्रक्रिया है ना, उसके पहले हम ये जानेंगे कि मिट्टी किसको कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी जो होती है, जो विजिबल होती है, जिस सरफेस पे हम खड़े होते हैं, अभी आप देखेंगे तो ये तो हार्ड सरफेस है ना, लेकिन आप जब भी कभी हाथ से महसूस करेंगे डस्ट जो है आपको महसूस होगी, है ना, वो दिखती है ना, डस्ट दिखती है। आप बाहर किसी कच्चे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर आप आसानी से देखेंगे भूरे रंग की, पीले रंग की जो है वो मिट्टी आपको दिख जाती है ना। तो मिट्टी असल में है क्या, मिट्टी जो है उसमें शाइनिंग भी रहती है, रेतीले कण भी रहते हैं। तो मिट्टी होती है मध्यम मोटे या बारीक कणों का मिश्रण, है ना। तो जैसे आप देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर जब भी लिखा होता है वो बड़े पैराग्राफ में लिखा होता है और बच्चा देखता है कि 8 या 10 लाइनें लिखी हैं इसमें, तो अरे हम कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर है। तो मेरा आपको ये अनुरोध है कि जिस तरीके से मैं आपको लिखवा रही हूँ आप उसको उस तरीके से लिखिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहली बात, भले ही इस प्रश्न का वो अंग नहीं है, लेकिन मैं एज ए टीचर ये जानती हूँ और समझती हूँ कि बच्चे को पहली दफा ये पता होना चाहिए कि मिट्टी किसको कहते हैं। तो मिट्टी किसको कहते हैं मैं बहुत शॉर्ट तरीके से यहाँ पर लिखूंगी, आप उसको उसी तरीके से लिखिएगा। तो जब किसी चीज को हम जो है हाईलाइट करते हैं तो उसके लिए हम एक एरो लगा देते हैं, है ना। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी है मोटे, मध्यम, या
बारीक कणों का मिश्रण। इसको हम क्या करेंगे? मिट्टी। दूसरा क्या है? मोटे, मध्यम या बारीक कणों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है। आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में मिट्टी क्या है? ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है। और इसको थोड़ा विस्तार देते हैं और हम बताते हैं कि मिट्टी क्या है? ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? पृथ्वी की भू-पर्पटी की सबसे ऊपरी स्तर पर की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी। ठीक है। तो अब आप फिर से वापस रिवाइज करिएगा कि भाई मिट्टी है क्या? मिट्टी हम सभी देखते हैं, सब पहचान सकते हैं। जैसे ही देखेंगे आप बता देंगे कि ये मिट्टी है। लेकिन जो मिट्टी को हमें एक तरीके से एक परिभाषा में बांधना है तो हम किस तरीके से बांधेंगे? मिट्टी क्या है? मोटे, मध्यम या बारीक कणों का मिश्रण है। ठीक है। मोटा भी होता है, इसमें कुछ बहुत पतले कण होते हैं, कुछ मध्यम कण होते हैं। दूसरा क्या है कि ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण मिट्टी होती है। और तीसरा है हमारा भू-पर्पटी, जिस पे हम खड़े होते हैं कि सबसे ऊपरी स्तर की परत क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि मिट्टी किसको कहते हैं। और ये इससे ज्यादा आसान याद करने का तरीका आपको शायद मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। ये बहुत आसान तरीका है बच्चों के लिए याद करने का, आप इसको नोट कीजिएगा। दूसरी अब हम बात करते हैं कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटाव, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन क्या कहलाता है? मिट्टी का कटाव कहलाता है, यानी कि मृदा का अपरदन कहलाता है। मिट्टी को समझने के बाद अब हम ये समझेंगे कि मृदा अपरदन है क्या। जो भी मिट्टी हमको दिखती है, आप कई बार देखते हैं कि बहुत तेज आंधी या तूफान आता है ना। यहाँ वैसे ही कहीं ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं, हवा चलती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मिट्टी जो है वो कण कहाँ आ जाते हैं? हमारे आसपास जो है वो तेज हवा के साथ होकर हमारे पास आते हैं, है ना। तो वो हमें महसूस होते हैं। ठीक है। तो मिट्टी का जो अपरदन होता है, जिसको हम मिट्टी का कटाव कहते हैं, वो कई प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। असल में मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी का विस्थापन क्या कहलाता है? मिट्टी का अपरदन कहलाता है। मिट्टी का अपरदन मतलब क्या है? मिट्टी का कटाव मतलब क्या है? मिट्टी का विस्थापन। तीनों चीजें एक ही है ना, बस इनको हम अलग अलग कह रहे हैं। तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर मिट्टी विस्थापित हो जाती है, और कारण क्या होता है उसका? या तो वर्षा, या तो उसका कारण होता है तेज वायु, या फिर होता है जल, या उसका कारण होता है हिम, या फिर होती है मानव की क्रियाएं। इन साधनों के कारण जब मिट्टी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर आ जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो हम उसको मिट्टी का अपरदन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी परिभाषा को मैं लिख रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा वापस से। हालांकि मैंने इसके बारे में पिछली बार चर्चा की थी, लेकिन चूंकि हम प्रश्न का उत्तर दोबारा से शुरू कर रहे हैं तो ये मुझे लिखना ही पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर रही हूँ और अब ये अपरदन की बात, जो हमारा मूल प्रश्न का उत्तर मांगा गया है, अब उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कितना भी लेंथी है, उसको सरल और शॉर्ट तरीके से हमको उसका आंसर जो है वो लिखने का अभ्यास करना है। मृदा अपरदन क्या क्या बताया मैंने आपको? हम इसको क्या क्या कह सकते हैं? मिट्टी का कटाव, और क्या कहेंगे हम इसको? विस्थापन। इसकी परिभाषा हो गई कि
जब मिट्टी की ऊपरी सतह आवरण या परत एक स्थान से दूसरे स्थान को हिम, वायु, जल या मानवीय साधनों के कारण विस्थापित हो जाती है। तब हम इसे मिट्टी का अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का अपरदन क्या है? जब मिट्टी की ऊपरी सतह है आवरण या परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हिम, वायु या फिर है आपका जल और मानवीय साधनों के कारण विस्थापित होती है, तब हम इसे मिट्टी का अपरदन कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का अपरदन साधारण शब्दों में आपने देखा होगा कि जो ऊपरी भूमि होती है ना, वो क्या हो जाती है, बहुत ही मतलब जैसे उसमें पौधे वगैरह जो होते हैं वो जड़ों के साथ में पूरी तरीके से खड़े नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपरी मिट्टी की जो लेयर है उसी को तो क्षति पहुंचती है सबसे ज्यादा, निचली लेयर को उतनी क्षति नहीं पहुंचती जितनी ऊपरी लेयर को क्षति पहुंचती है। तो अभी आपने मिट्टी का अपरदन समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि भाई मृदा अपरदन के भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं। तो यूं तो मृदा अपरदन पर भूमि पर जो प्रभाव पड़ता है वो विभिन्न प्रभाव हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य प्रभाव है उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको कम से कम 4 या 5 प्रभाव बताऊंगी, लेकिन जो मुख्य प्रभाव हैं हमारे वो 2 प्रभावों के बारे में हम अभी बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्रभाव हैं। इसको हम करते हैं एस और आपका स्टार्ट करते हैं हम मृदा अपरदन के प्रभाव क्या होते हैं। साधारण शब्द मृदा अपरदन के प्रभाव होते हैं कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और पौधे जो होते हैं वो दृढ़ता के साथ में खड़े नहीं रह पाते हैं। तो इसे भी आप नोट डाउन करेंगे बिल्कुल, मृदा अपरदन के प्रभाव। तो अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी इसके जो मृदा अपरदन के जो मुख्य प्रभाव हैं उनको मैं लिखूंगी यहाँ पर, और उसके बाद में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, मिट्टी की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स है बेटा, बिल्कुल आप इनको नोट करते रहिएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि हर वर्ष मिट्टी वाले जो ये आपका चैप्टर है मृदा से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है।
इसके अलावा भी है हमारे पास में कुछ, तो ये है आपके पारिस्थितिकी तंत्र पर इस पर आपका प्रभाव पड़ेगा और जैव विविधता। जैव विविधता भी इससे आपकी प्रभावित होगी और इसमें आपका पड़ेगा मिट्टी जो है वो बंजर होगी शुरू हो जाएगी। कुछ हो सकता है पौधे जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो। देखेंगे तो अब हम जो है इसमें देखेंगे कि भाई मिट्टी पर जो है मृदा अपरदन पर का भूमि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो आपका पड़ेगा इसमें सबसे पहला ये है कि मिट्टी की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, और जो पौधे की जो जड़ें होती है जहाँ तक जाती है ना, तो वो जो मिट्टी होती है वो पौधों के लिए बड़ी ज़्यादा जरूरी होती है और इसके अलावा वो बहुत उपजाऊ भी होती है। तो मिट्टी की वो लेयर जहाँ पौधों की जड़ें जाती है ना, क्योंकि आप ये जानते हैं जो पौधे जो होते हैं या पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो मिट्टी से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। जो भी उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सब मिट्टी से ग्रहण करते हैं। लेकिन जब मृदा का अपरदन होता है और उपजाऊ मिट्टी है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती रहती है तो क्या होता है, जहाँ से वो विस्थापित होती है तो वहाँ पर मिट्टी की उत्पादकता कम रह जाती है ना। और फसलें क्या होंगी, हमारे जो पौधे हैं जिनको जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिल पाएगा और फसलें हमारी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे करके उनमें पोषक तत्वों की कमी शुरू हो जाएगी और वो हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं रहेगी जितना उनको होना चाहिए था। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो हमारा क्या होगा, किस पर प्रभाव पड़ेगा, पौधों मिट्टी की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। जितना उत्पादन हम मिट्टी से पहले ले पा रहे थे, मृदा अपरदन की अगर गति में कमी नहीं आएगी तो वो धीरे धीरे उत्पादकता कम होती जाएगी। दूसरा है हमारा कि पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा कि जो पौधों को पोषक तत्व मिलने चाहिए थे अगर वो ठीक प्रकार से नहीं मिलेंगे, उनमें लगातार कमी आती रहेगी तो पौधों को क्या होगा, उनकी वृद्धि प्रभावित होगी। ठीक है। तीसरा है हमारा कि प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं, सपोज इसमें हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाढ़ की। ये आप सभी जानते हैं कि मृदा अपरदन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है बाढ़ पर। होता क्या है कि जब मृदा अपरदन होती है तो जो जैसे जल के द्वारा हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होती रहेगी और जो गाद होती है, पानी की जो गाद होती है वो भी क्या करेगी, जो मिट्टी के उस उपजाऊ मिट्टी के आसपास के जलाशय हैं या जल के जो भी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो गाद इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जब वो वहाँ पर जो लेयर जो है वो जमा होनी शुरू हो जाएंगी तो वो जो जल मार्ग है वो अवरुद्ध कर देंगी और जो जल मार्ग जब अवरुद्ध हो जाएगा तो जल की निकासी का तो कोई स्रोत ही नहीं बना। तो ऊपर से अगर पानी तेजी से आएगा तो क्या होगा, जब पानी निकल ही नहीं पाएगा तो वो बाढ़ का रूप धारण कर लेगा और जिससे क्या होगा, चारों ओर तबाही शुरू हो जाएगी, है ना। तो बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण होता है मृदा का अपरदन। तो एक ये इसमें क्या हो जाएगा, बाढ़ की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया जो पानी के द्वारा जो गाद इकट्ठी होगी, यानी कि पानी जैसे आपने यहाँ से वहाँ डाला तो बहुत सारी चीज़ें बह के उसके साथ चली जाती है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जो जलाशय के मार्ग है उनको अवरुद्ध करती जाएंगी और फिर जब पानी बहुत तेजी के साथ में आएगा तो उसे निकासी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, फलतः किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो बाढ़ में परिवर्तित हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा हमारा प्रभाव पड़ेगा जलवायु पर। तो आपको शायद ये नहीं पता हो
साथ मजबूती से तब तक खड़े रहते हैं जब तक हमारी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन मृदा अपरदन जो होता है वो पौधे की मजबूती को, उसकी दृढ़ता को खत्म करता है ना। तो मिट्टी के जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों को छोड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है पौधे, आप सभी जानते हैं हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं। और जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो इतना भी हम जानते हैं कि भाई हमने तो ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, शुद्ध वायु हमने ग्रहण कर ली और अशुद्ध जो था उसको निकाल दिया बाहर। लेकिन पौधे जो होते हैं वो जस्ट इसके अपोजिट क्रिया करते हैं। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और वो शुद्ध वायु ऑक्सीजन के रूप में हमको दे देते हैं, है ना। तो ये चक्र नियमित चलता रहता है। लेकिन जब मृदा अपरदन होगा तो यही पौधे जो हैं वो क्या करेंगे? जब वो पौधे वीक होने लगेंगे, है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी मात्रा में उनको अवशोषित करनी चाहिए थी वो उसको नहीं कर पाएंगे। फलतः क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जो ह्यूमन बीइंग के लिए या जो भी जीव जंतु है उनके लिए नुकसानदेह है। तो जीवन खतरे में आ जाएगा ना इससे। तो एक तो दुष्प्रभाव ये पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जो मिट्टी होती है उसमें खुद में क्षमता होती है। आप आजकल देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सब लोग कह रहे हैं ना। अभी भी आप देखेंगे जनवरी के महीने में अगर आपसे कहा जाए 2 घंटा आप धूप में बैठ जाइए कस के, तो आप नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत तेजी लगने लगती है, बहुत तेजी से लगती है ना। और वो किस कारण रहा है? ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनके प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उससे हम कैसे निजात पाएं? तो इसके लिए सरकारें जो है या विभिन्न देश मिलकर विभिन्न रणनीतियां बना रही हैं और हमसे ये अपील की जाती है कि हम पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम करें, है ना। ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस के जो इफेक्ट्स होते हैं उसके जो या ग्रीन हाउस जो गैसेज होती है उनको कम से कम 5% तक सोख लेती है। तो इफेक्ट कम हो गया ना उस चीज का, क्योंकि किसने ले लिया? वो तो मिट्टी ने ले लिया, वो शुद्ध मिट्टी ने ले ली। तो इस तरीके से ये जो मिट्टी है वो हमारे लिए क्या है? हर तरीके से लाभदायक है ना। तो आप अगर देखेंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जलवायु है हमारी, ये जो चौथा वाला पॉइंट है, आप इसको समझे, है ना, कि एक तो जब पौधे मृदा अपरदन नहीं होगा, पौधे मजबूत रहेंगे और पौधे जो है वो जलवायु को शुद्ध रखेंगे। दूसरा, जो ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो धरती जो है उसको सोख लेगी, है ना, काफी हद तक उन गैसेस को। तो वो भी क्या होगा? हमारा प्रदूषण जो है वो जो उससे होने वाली हानि है वो कम हो जाएगी। तो जलवायु पर प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, नकारात्मक प्रभाव जो है। तो इसमें क्या है? मृदा अपरदन को हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, फिर अब हमारा आ जाता है कि भाई फसलें कम हो रही हैं। फसलें तो कम होंगी ही। क्यों कम होंगी? क्योंकि क्या है, जब मिट्टी को उपजाऊ होती चली जाएगी, बंजर होती चली जाएगी। भैया आप देख रहे हैं जो मिट्टी की जो परतें होती हैं ऊपरी वाली वही तो उपजाऊ होती हैं। तो लेकिन जब भाई इतनी तेजी से मृदा अपरदन हो जाएगा, मिट्टी का कटाव शुरू होता रहेगा, तो भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर होती चली जाएगी। उत्पादन क्या होगा? कम होगा। भैया इस साल अगर एक खेत में 5 क्विंटल गेहूं हुई है तो अगली बार क्या होगी? और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा? एक खाद्य समस्या भी हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, फिर अगला आता है आपका जलमार्गों में गंदगी बढ़ना, जो मैंने आपको बताया था। लगातार अगर जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता रहेगा तो जलाशय के जो जल मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएंगे और बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। फिर इसी में मैंने आपको बताया पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ पड़ेगा भाई, पेड़ पौधे कम होते चले जाएंगे और क्या हो जाएगा? गर्मी तेजी से बढ़ती चली जाएगी और एक लिमिट तक ही तो हम लोग एक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा? बस जीवन जो है वो समाप्ति की ओर हो जाएगा, क्योंकि हम एक लिमिट तक तो सह पाएंगे, फिर नहीं सह पाएंगे। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है आपको देखिए वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ी देर भी हम धूप में मई जून के महीने में खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। फिर आता है आपका जैव विविधता कोई से जुड़ी हुई है। भैया आप ये देखेंगे ज्यादा गर्मी, अचानक बाढ़ आती है तो भी क्या होते हैं? जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से मृदा अपरदन हमारी पूरी जैव विविधता जो है उस पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालेगा। फिर आएगा आपका कि मिट्टी बंजर हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो आप ये कितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं? 9 पॉइंट्स लिखाए हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इनसे कनेक्ट करते हैं। बाकी आपसे कहा गया है कि भी पढ़ने वाले 2 प्रभाव के बारे में बताइए। तो मैंने आपको एक जलवायु को बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, आप ये बता सकते हैं, बहुत आसान है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि भाई मिट्टी की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, पौधों की वृद्धि कम होती है। बिल्कुल, ये भी आप आसानी से लिख पाएंगे, है ना। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
ये क्वेश्चन जो है उन्होंने विस्तार रूप में दे रखा है, कोई हेडिंग नहीं दे रखी है, तभी बेटा आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसमें से हेडिंग्स निकाल सकें और हेडिंग्स निकाल के फटाफट उन्हें लिखिए और हेडिंग्स के बाद में जो भी उससे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो 2 या 4 लाइनें से जुड़ी हुई लिख दीजिएगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और ये प्रश्न भी हमारा रहेगा। तो अभी देखिए इस प्रश्न में हमने क्या पढ़ा, हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, मिट्टी का अपरदन, उसके बारे में हमने पढ़ा और तीसरा हमने पढ़ा था कि भाई मिट्टी के मृदा अपरदन के जो भूमि पर प्रभाव पड़ते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि मिट्टी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार बताइए, उनका वर्णन कीजिए। या कभी कभी आ जाता है कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, ये 2 का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से एग्जाम के लिए तैयार कीजिएगा। मैम सेकंड वीडियो में लेंगे। हाँ सेकंड वीडियो इसमें आप ये सेव करना है, ये सब सेव करना है, हटाना है, नेक्स्ट पे ले लीजिएगा, यहाँ पर बोल दीजिए, बाकी सेकंड वीडियो में बता दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। बाकी जो डिस्कशन करेंगे हम अगले प्रश्न का वो अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप वेट कीजिएगा।